हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की ये सेकंड वीडियो है 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, इस पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें हम इसकी आधी समरी देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो मगध जो है 16 महाजनपद जो हैं उनमें महत्वपूर्ण एक महाजनपद है, इसलिए मगध के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होता है। तो इसमें बता रखा है कि मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो बिंबिसार था। ठीक है, यह हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो वो वृहदत्त था उसका नाम, उसने की थी। ठीक है, तो ये हर्यक वंश से संबंधित था बिंबिसार। अब है कि जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। तो श्रेणिक किसे कहा गया है, बिंबिसार को। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। ठीक है, देखो मतलब उस टाइम सभी राजा रजवाड़े जो थे आपस में लड़ते रहते थे, और जिसको भी सुपरमेसी स्थापित करनी है तो क्या करेगा, वो सामने वाले राजा से अपनी सर्वोच्चता स्वीकार कराएगा। तो उसके लिए अलग अलग मतलब कोई तो सीधा डायरेक्ट युद्ध करेगा, है ना। और जैसे बिंबिसार जैसे राजा है, उसने कौन सा तरीका अपनाया है, शादी करके संबंध स्थापित करना, यानी मित्रता वाला रास्ता अपनाया। ठीक है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे देखेंगे अजातशत्रु उदयन है, ये मतलब इनकी जो है जो अपने पड़ोसी राज्य होते हैं उनसे मतलब युद्ध होते हैं। ये जो है युद्ध करके, जहाँ पे ये मित्रता करके जिन राज्यों से संबंध स्थापित करेगा, वहीं पे ये लोग जो हैं आगे आने वाले जो अजातशत्रु उदयन हम देखेंगे, ये लोग जो हैं क्या करेंगे, युद्ध करके अपनी सर्वोच्चता स्वीकार कराएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। तो इसने किस किस के साथ शादी की, तो इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, जिसे कहेंगे छलना नाम भी आता है, तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। ठीक है, तो मगध के उत्तर में था लिच्छवी गणराज्य, हमने देखा था। तो जब बराबर वाला अगर राज्य है वो शत्रु होगा तो आक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो उसने सबसे पहले उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए क्या किया, लिच्छवी गणराज्य का शासक था चेटक, उसकी पुत्री से उसने शादी की। ठीक है, फिर है कि दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ स्थापित किया। देखो कौशल के बारे में हमने देखा था कि कौशल जो था अपने आसपास के जो भी गणराज्य थे उनमें प्रमुख, उसने उन सब में जो है प्रमुखता स्थापित कर ली थी, सबको उसने हरा दिया था, है ना, या फिर हराया नहीं था। तो मतलब कुल मिला के ये जो है इनमें ज़्यादा प्रभावशाली था कौशल राज्य। ठीक है, तो कौशल से भी खतरा था, तो इसलिए कौशल के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। तो कौशल नरेश था उसके समय पे, बिंबिसार के समय पे प्रसेनजित, तो उसकी बहन से शादी करी। ठीक है, और गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से और प्रसेनजित की बहन से। ठीक है, उसकी बहन का नाम था महाकौशला। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हुए। तो कौशल का अधिकार काशी पे था, काशी को जीत लिया था। हमने पीछे देखा था, पहले तो काशी ने जीता था, लेकिन बाद में फिर कौशल ने जीत लिया था काशी को। तो काशी के कुछ एक तो उसके मतलब जब बिंबिसार ने कौशल नरेश के साथ इस तरीके से संबंध बनाए, तो एक तो उसकी सीमा सुरक्षित हुई, दूसरा उसको काशी के प्रांत भी प्राप्त हुए। ठीक है, वैवाहिक उपहार के रूप में। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। ठीक है, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अंग के साथ मतलब इसने युद्ध की और युद्ध की और मित्रता की, यानी दोनों नीतियाँ अपनाई थी। तो अंग के साथ उसने, अंग कहाँ था, बिहार में, है ना, हमने देखा था, जिसकी राजधानी थी चंपा। तो अंग के साथ उसने क्या किया था, अंग का शासक था उस समय ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त के साथ उसने युद्ध किया था, और युद्ध करके उसको हरा के और जो है अपनी अधीनस्था उसे स्वीकार करने पर मजबूर किया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान किया। ठीक है, तो इसने मतलब कौन सा उद्यान बुद्ध को दान दिया था, तो वेणुवन। ठीक है, वेणुवन हमें याद रखना है कि वेणुवन किससे जुड़ा है। ठीक है, फिर है कि
दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। तो चंपा यानी यही जो अंग पे उसने जो विजय प्राप्त की थी, अंग की राजधानी थी चंपा, तो चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। ठीक है, यानी वो ब्राह्मण धर्म का भी पालन कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से वो बुद्ध धर्म का भी मतलब आदर सत्कार कर रहा है, जैसे भी समझे, मतलब उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसको भी उसने वेणुवन नामक उद्यान दान में दिया, और चंपा के एक ब्राह्मण को उसने चंपा से जितनी भी आमदनी प्राप्त होती थी वो सारी उसको दान में दी। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, मतलब बिंबिसार के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है अजातशत्रु। तो ये उत्तराधिकारी मतलब ये शासक कैसे बना अजातशत्रु, तो इसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। ठीक है, ऐसा ही फिर अजातशत्रु का पुत्र करता है आगे उसके साथ। तो बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो जाती है वहीं कारागार में। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक, यानी जिसको अजातशत्रु कहते हैं, मतलब जब वो राजा बन जाता है तो अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, वैसे उसका नाम कुणिक था। तो बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच तक मगध का शासक रहता है। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था, यानी इसने भी अपने साम्राज्य का प्रसार किया। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ देखा था हमें कौशल राजा जो प्रसेनजित था उसकी बहन से मतलब कौशल राजा जो प्रसेनजित था उसकी बहन के साथ में जो है बिंबिसार शादी कर रहा है और इस तरीके से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित कर रहा है। वहीं जो अब अजातशत्रु बन रहा है, तो अजातशत्रु जो शासक होता है तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ में युद्ध कर रहा है। ठीक है, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, इसने फिर अपनी पुत्री का, प्रसेनजित अपनी बहन का करा था बिंबिसार के साथ में, और अपनी पुत्री का विवाह किया था अजातशत्रु के साथ में। जब इस तरीके से शादी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया, यानी काशी पे अधिकार किसका था, कौशल का। कौशल के साथ पहले दुश्मनी थी, फिर जब मित्रता हो गई तो फिर दोबारा से काशी के ऊपर अजातशत्रु का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने। उदयन कौन था, अजातशत्रु का ही पुत्र था। और ये पाटलिपुत्र कहाँ पड़ेगा, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। ठीक है, एक किला बनाकर। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो मगध की राजधानी इससे पहले क्या थी, राजगृह, जिसे राजगीर भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में इसने जो है पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना की थी उदयन ने, वही इसने अपनी राजधानी बना ली। अब आता है शिशुनाग वंश। देखो पहले हर्यक वंश आया है ना, फिर उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंद वंश, और फिर आएगा मौर्य वंश, और फिर आएगा मौर्योत्तर, और देन गुप्त काल। ये एक सीक्वेंस में याद रखना। और जैसे मौर्य काल और गुप्त काल ये तो डिटेल में पढ़ने, बाकी इन सब के मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, और जैसे कि हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, और इनमें से कोई कोई राजा ज़्यादा मतलब फेमस है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी मौर्य और गुप्त तो काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, और गुप्त के बाद में फिर गुप्तोत्तर, और फिर हर्षवर्धन वाला जो काल आता है, तो हर्षवर्धन वाला भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इनका क्रम अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद फिर शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया। ये कोई नहीं पूछता किससे कहा गया। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, यानी उसने अवंती पर विजय प्राप्त की शिशुनाग ने। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। ठीक है, इस विजय के मतलब जो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी उसकी एक विशेष उपलब्धि क्या रही, कि उसने जो साउथ में भी अपनी सीमा का विस्तार किया और अवंती पर उसने विजय प्राप्त की। अब है कि इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने गिरिव्रज और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी।
प्रधान राजधानी कौन सी बनी फिर? वैशाली। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। ठीक है, तो शिशुनाग के बाद में कौन बनता है? कालाशोक। फिर है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, और पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। ठीक है, तो कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र जो है अपनी राजधानी बना ली थी। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ये हमने देखा था ना, राव पाक अकाक इस तरीके से करके याद किया था। तो पहली वाली अशोक के में हुई थी, और फिर उसके बाद में कालाशोक, ठीक है, कालाशोक के समय में हुई दूसरी बौद्ध संगीति, और हुई कहाँ थी? वैशाली में। इस संगीति में बौद्ध संघ 2 संप्रदायों में स्थविर तथा महासांगिक में विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है उस समय जो है महासांगिक और स्थविर इसमें विभाजित हो जाता है। स्थविर यानी एक तरीके से हीनयान, जो हम पढ़ेंगे आगे पढ़ते हैं, हीनयान से तो अच्छी तरह से परिचित होते हैं सभी लोग। तो हीनयान के जो विशेषता है ना वही स्थविर में मिलेंगी, और महासांगिक वाली महायान जैसी हैं इसकी विशेषता। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब शिशुनाग वंश में सिर्फ 2 लोग, एक तो उसका जो संस्थापक है वो याद रखना है, शिशुनाग जो स्वयं, और दूसरा कालाशोक। इसके बाद किसने क्या शासन किया वो छोड़ो, बस ये दोनों, क्योंकि 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से शासन किया, तो बस इतना ही करके इसमें भी मतलब घटना चक्र में भी ज़्यादा दे नहीं रखा, तो ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अब है कि शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। तो शिशुनाग के बाद में कौन सा वंश आता है? तो नंद वंश। ठीक है, अब इसमें जो है 2 लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो महापद्म नंद और एक घनानंद। घनानंद को ही मतलब मारकर या उसको हटाकर सत्ता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बनता है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अंत का नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। उसका नाम भिन्न भिन्न मतलब उसका नाम कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ मिलता है। ठीक है, तो उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। दिख रहा है क्या? ठीक है, अब है कि पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविषाणक, दशसिद्धक, कैवर तथा धनानंद। धनानंद भी है, धनानंद भी ऐसे करके नाम मिलता है। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक तो महापद्म नंद, क्योंकि वो शुरुआत का है जिसने इसकी स्थापना की नंदवंश की, और जो इसका प्रमुख शासक है जिसको लेके थोड़ा मतलब फैक्ट वगैरह देखने को मिलता है, जैसे क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसी के बाद होती है। तो दूसरा जो याद करना है वो घनानंद, बस और कुछ नहीं। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल, तो हर्यक वंश में होते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, ये तीनों लोग होते हैं। उसके बाद में शिशुनाग वंश, इसमें शिशुनाग और काकवर्ण इन दोनों को याद करें। काकवर्ण का दूसरा नाम कालाशोक है ना, तो इसको याद रखना है, शिशुनाग और कालाशोक को। और नंद वंश में महापद्म नंद, जिसका दूसरा नाम उग्रसेन ज़्यादा प्रचलित है, वैसे तो इसके कई नाम हैं। तो नंद वंश में महापद्म नंद और उसके 8, और फिर उसके बाद में 8 पुत्र, 8 पुत्र में जिसके एक घनानंद है। महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। तो ये लाइन याद रखनी चाहिए कि दूसरे परशुराम का अवतार और सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहते हैं, क्योंकि ये निम्न जाति से माना जाता है कि निम्न जाति से था और क्षत्रिय लोगों का प्रभुत्व था, तो इसलिए इसने क्षत्रिय जो थे उनका नाश किया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक राट की उपाधि किसने धारण की थी। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं, इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशेय, हैह, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें ये सब याद करना, बस इतना ही बहुत है। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32, अश्मक में 25, पांचाल में 27, काशी में 24, हैह में 28,
कुरु में 36, मैथिल में 28, सूरसेन में 23 तथा वीतिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया। कोई मतलब नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। यानी महापद्म नंद ने खारवेल की महापद्म नंद ने कलिंग को उसने विजित किया था। अब है नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो सिकंदर का समकालीन कौन था? मतलब जब जिस टाइम सिकंदर आया था उस समय मगध पर शासन कौन कर रहा था? तो नंद वंश का राजा धनानंद। ठीक है, धनानंद भी, तो धनानंद शासन कर रहा था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। तो अग्रमीज किसे कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया। तमिल और सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाल उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा व असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी है ना, पढ़ते हैं। तो पाणिनि ने कौन सी रचना की थी? अष्टाध्यायी, जो क्या है एक तरीके से व्याकरण ग्रंथ है। तो ये जो है पाणिनि जो थे ये महापद्म नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में हुआ। तो कात्यायन की रचना को लेके भी क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये वर रुचि, ये दोनों याद रखने हैं। तो ये जो है इसी यानी नंद काल से ही संबंधित है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। अब इसमें दे रखा है कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंद तक के राजाओं के शासनकाल, ये बहुत ज़्यादा याद नहीं रखने, बस इसमें से इस तरीके से याद रख लो कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किसने किया था? तो महानंद, बस इतना बहुत है, और इसमें कुछ ज़रूर नहीं है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के हैं भारत के, तो वो हैं चांदी के, है ना, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया, और जिसका नाम कांसारपण, और आहत सिक्कों का पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें महाजनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो अंग की चंपा, ठीक है, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर, और ये कहाँ? यूपी में, और ये बिहार में, और ये राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें जो अहिछत्र है वो सही नहीं है। ये किसकी राजधानी थी? तो ये पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, जिसमें कि एक थी पांचाल की दो राजधानी थी। तो नॉर्थ वाली थी अहिछत्र और साउथ वाली थी कामपिल्ले। ठीक है, तो जो अहिछत्र थी ये किसकी होगी? पांचाल की। ये यहाँ पे लिखा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। अब यहाँ पे राजा दे रखे हैं, और इसमें दे रखा है कि कौन सा राजा किससे संबंधित था। ठीक है, तो प्रद्योत था अवंती से संबंधित, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल। ठीक है, कौशल राजा प्रसेनजित की पुत्री पहले बहन से शादी करता है बिंबिसार, फिर अजातशत्रु उसकी पुत्री से करता है, अजातशत्रु मगध, ये तो हमने बहुत अच्छे से अभी पढ़ाई है। ठीक है, अब है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के, यानी प्रद्योत को लेकर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो प्रद्योत का सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो अवंती के राजा थे। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडुरंग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। ये हमने पढ़ा था जब इसकी समरी पढ़ रहे थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। मतलब सिर्फ इतनी बात याद रखो कि किसने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था? तो महापद्म नंद ने। ठीक है, और दूसरा किससे पता चलता है? तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे
ये मतलब इम्पोर्टेंट है खारवेल वाला जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इससे हमें एक बात और पता चलती है कि कलिंग में नहर खुदवाई गई थी नंद राजा महापद्म नंद द्वारा। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। और इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। अब इसमें जगह ABCD करके मतलब ये कौन सा महाजनपद है और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है। तो देखो मत्स्य ये सबसे लास्ट में है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था जब हम बिहार का देख रहे थे तो बिहार में इधर साइड हमने देखा था अंग और इधर देखा था मगध और ऊपर की तरफ यहाँ देखा था हमने वैशाली। ठीक है। तो वैशाली किसी की राजधानी थी। तो अंग और ये मगध हमने देखे थे। तो अंग किधर हो गया? इस साइड। तो डी तो अंग हो गया। तो डी अंग हो गया मतलब ये वाला तो ये मतलब अंग अंग दोनों जगह दे रखा है। ये ठीक है। ठीक है। और जो हमने यहाँ देखा था राजस्थान का सिर्फ एक ही था, उसका नाम था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। तो मत्स्य दोनों जगह सेम दे रखा है। अब बस्ता जो साउथ की तरफ था वो था हमारा अवंती, है ना। तो अवंती पर भी बाद में जाके जो नंदकाल आता है इसके बाद में शिशुनाग वंश जो आता है उसमें अवंती पर भी तो अवंती पर भी अधिकार हो जाता है मगध का, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने अवंती के बारे में भी पढ़ा था। तो B नंबर जो है वो आएगा अवंती। ठीक है। और जो चेदी है ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो चेदी है ना वो बुंदेलखंड ये वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ पे, यहाँ नहीं आता। ये नर्मदा नदी बनी हुई है, नर्मदा गोदावरी के पास में ये अवंती आता है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। तो जो 16 महाजनपद जो हम याद करते हैं वो अंगुत्तर निकाय के उससे याद करते हैं। अब इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। ये RS में पूछ रखा है। अब देखो मैंने बताया था कि पाणिनि वगैरह में पाणिनि की अष्टाध्यायी में और भी अन्य ग्रंथों में इनके नाम अलग अलग मिलते हैं या फिर इनकी संख्या भी अलग अलग मिलती है। सबको याद करना तो बहुत मुश्किल है। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं क्योंकि सारे नाम 16 महाजनपद और उनकी राजधानी याद हो जाए अंगुत्तर निकाय वाली वही काफ़ी हैं और सबके हिसाब से याद करें तो काफ़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर है A B C यानी मगध, अस्मक और कम्बोज। ये तीनों सेम नाम मिलते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी। ठीक है। और ये दोनों नहीं मिलते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय तो हमें पता ही है, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। ठीक है। जो अर्थशास्त्र है ना कौटिल्य का, ये शायद 20 या 22 बताते हैं, मतलब 16 से ज़्यादा बताते हैं ये अर्थशास्त्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी तो अहिच्छत्र और दक्षिणी की थी कामपिल्य। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी की कामपिल्य थी। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा सूरसेन। चंपा अंग के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी तो चेदी की, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था तो अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित महाजनपदों में अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था जिसकी राजधानी पैठन, पोटन या पोटली थी जिसका नाम प्रतिष्ठान भी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में जिसकी राजधानी थी विराटनगर। मगध की राजधानी गिरिव्रज जिसका अन्य नाम राजगृह भी है। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला राजवंश बृहदत्त वंश था। पहला जो राजवंश था वो कौन सा था? बृहदत्त। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। बृहदत्त वंश जिसका शासक हो गया मतलब जिसका संस्थापक हो गया बृहदत्त स्वयं। बृहदत्त, हर्यक, शिशुनाग और फिर उसके बाद में आता है नंद वंश और फिर मौर्य वंश।
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये हो गया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो प्रथम राजधानी प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसमें से कोई सी नहीं है क्योंकि राजगृह थी। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा ये बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, तो कौशाम्बी नहीं रही। नेक्स्ट है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो अर्धचंद्राकार। ठीक है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा, तो वो था अजातशत्रु। इसने बिंबिसार की हत्या करी और इसकी हत्या फिर उदयन ने की। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। 3 महत्वपूर्ण शासक हैं इसके। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो अजातशत्रु, और उदयन भी था। अब इसमें ए माना है, मतलब ये पिता, उदयन ने अपने पिता को मारा, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया, तो अजातशत्रु ने। ये सब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स में, बस सिर्फ इतना याद रखो कि मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को किसने हराया था, तो अजातशत्रु ने हराया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ, शिशुनाग के। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद और इसका गणानंद, 2 याद रखने हमें। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद तथा अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वशत्रांतक यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला और अपरो परशुराम का अवतार भी इसको मतलब माना गया है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद। ठीक है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार किया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, यानी शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों में स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। यानी देखो, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अब इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था, ना कि वाराणसी को। तो इसके बारे में मतलब स्पष्ट नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे स्टार कर दिया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य ने, है ना। नंद धनानंद जो था उसको उखाड़ फेंका था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये कई बार रटा चुकी हूँ उसमें, जब से हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद में आता शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग इसमें दे नहीं रखा। उसके बाद में आता है नंद वंश, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है। जो मौर्य वंश है ना, इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। और मौर्य के बाद में शुंग का है, तो 184 से शुंग आ जाएगा, ये हमें आराम से याद हो जाएगा। इनका हर्यक वंश का एक याद कर सकते हैं, क्योंकि मगध में राजवंश की स्थापना हो रही। तो 544 से 412, और जो है सेकंड इम्पोर्टेंट है 321 से 184 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार से। इसने अवंती में भेजा था ना। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, सेम क्वेश्चन, जीवक। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है, तो सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई कि ऐसे मोक्ष मिलेगा, ऐसे मोक्ष मिलेगा, इस तरीके से जो पुरोहित लोग जो थे, उन्होंने इसको वैदिक धर्म को काफ़ी जटिल बना दिया था। तो दोनों ही इसमें क्वेश्चन सही, मतलब ऑप्शन सही है। ठीक है, यही इसमें बता रखा है।
कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनके मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। बौद्धिक आंदोलन में तर्क वितर्क करने लगे लोग कि भाई जो आप कह रहे हो वो सब सही है या फिर ऐसे ही फर्जी सबको पागल बना रहे। तो अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी यानी परिव्राजक घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार एवं एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। तो परिव्राजक किसे कहते हैं? परिव्राजक ऐसे सन्यासी को कहते हैं जो घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार करते हैं तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, अब देखो इसे थोड़ा सा ऐसे मैचिंग में दे दे कि ये जो है दर्शन किससे संबंधित है, तो चीन से है कन्फ्यूशियस, ईरान का है जरथुस्ट्र और यूनान का है पाइथागोरस। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहित का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, अब है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात था। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। अब इसमें इधर महाजनपद दे रखी है और इधर राजधानी दे रखी है। पांचाल की हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इसकी अहिशत्र है, और कुरु की इंद्रप्रस्थ ये भी पता है आराम से, और वत्स की कौशाम्बी, कौशल की साकेत हो। तो ए के साथ आंसर है इसमें बी। ए के साथ हो गया चौथा, फिर तीसरा और फिर पहला, फिर दूसरा। चार तीन एक दो, 4 3 1 2। इसमें भी महाजनपद की राजधानी के साथ मैच करना है। तो मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटन। बस इसमें हो सकता है ये थोड़ा याद ना आए, बाकी तो ये रट चुके हैं, कई बार इसके बारे में पढ़ लिया हमने अब तक। कम्बोज की हाटक जिसे राजपुर भी कहते हैं, अस्मक की अभी देखा हमने पोटन। अच्छा, इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो इसमें से एक सही नहीं है। तो अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सूरसेन मथुरा के साथ है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8। इनके नाम हैं कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी क्या था? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, सही बात है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। देखो, अगर ये पहला वाला पता हो ना, तो इससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये भी सही होगा। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। तो ये संगठन है कारीगरों का, तो अपने सदस्यों पर ही, ऐसा तो है नहीं सबके लिए बोला गया है, तो अपने सदस्यों के आचरण पर तो नियंत्रण रख सकते हैं ना, तो ये भी कॉमन सा है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, मात्र उत्तर भारत में। मतलब ये लोग कारीगर हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापारी तो इधर उधर वैसे भी घूमते हैं ना, तो इस तरीके से भी सोचेंगे तब भी इसके आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो गलत है हमारा डी। अब इसके बाद में दे रखा है यूनानी आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।